गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय एसएसएन सुबोध पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज से अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। और जैसा कि हमने जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट शुरू कर रखा है 1936, उसी में जो 6 सेक्शन मैं कवर करवा चुकी हूँ मेरे लास्ट वीडियोस में। आज आगे बढ़ते हैं सेक्शन 7 से लेकर के 13 तक। उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, शेयर लाइक भी किया है, नहीं किया है तो अब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। आज आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 7 से 13 तक के कवरेज को लेंगे। क्या कहता है सेक्शन 7? 7 से लेकर के 13 तक के जितने भी बातें प्रोविजंस कही गई हैं इन सेक्शंस में, एक ही बात कही गई है कि डिडक्शन जो किया जाएगा वेज में से, उसके क्या नॉर्म्स हैं, उसके क्या प्रोविजंस हैं। तो थोड़ा सा ही हमें समझ लेना चाहिए। जैसे ये दो पार्टी है, एक है एम्प्लॉयर, एक है एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉयर कोई भी चीज जो मनी फॉर्म में है, मॉनेटरी फॉर्म में है, वो अगर एम्प्लॉय को देता है तो ये सारा पेमेंट तो कहलाता है वेजेस। ऐसा हमारा जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है उसका सेक्शन 2 क्लियर करता है, राइट। सेक्शन 7 क्या कहता है? सेक्शन 7 का सब क्लॉज 1 ये कहता है कि कोई भी ऐसा मॉनेटरी टर्म्स या कोई ऐसी चीज जो कैश के फॉर्म में है, अगर एम्प्लॉय की तरफ से एम्प्लॉयर को दी जाती है, चाहे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, चाहे कैसे भी होता है, उन सब चीजों को हम डिडक्शन कहते हैं। जब एम्प्लॉय जिसको जो चीज मिलनी चाहिए थी उसमें जो कमी रह गई, हमने ये मान लिया कि ये चीज एम्प्लॉय की तरफ से एम्प्लॉयर को दे दी गई है। तो जब भी मॉनेटरी टर्म्स में एम्प्लॉय की तरफ से कोई भी पेमेंट एम्प्लॉयर को किया जाता है, उसको सेक्शन 7 ने डिडक्शन कहा है। ये चीज समझ में आनी चाहिए। यानी कोई भी वेजेस जो एक एम्प्लॉयड पर्सन को पे किया जाता है किसी भी विदाउट डिडक्शन के उसमें, और कोई भी चीज होती है तो हमारा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट ये कहता है कि ये तो है वेजेस। लेकिन अगर उसमें कोई डिडक्शन किया जाता है तो ये कहा जाता है कि वो किसी भी रूप में हो सकता है। ये डिडक्शन किसी भी रूप में हो सकता है। क्या होता है डिडक्शन, वो बात कर दी। अब डिडक्शन किन किन रूपों में हो सकता है वो आगे के सेक्शंस कवर करते हैं। पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि डिडक्शन क्या है और सेक्शन 7 ने डिडक्शन को कैसे कहा है। तो सेक्शन 7 ने यही चीज कही है कि जो वेजेस ऑफ एन एम्प्लॉयड पर्सन होता है शैल बी पेड टू हिम। ठीक है, एम्प्लॉयड पर्सन के द्वारा उसको एम्प्लॉय को दिया जाना चाहिए विदाउट डिडक्शन। लेकिन अगर कोई डिडक्शन किया जाता है तो वो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के हिसाब से ही दिया जाना चाहिए, यानी ऑथराइज्ड होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट इस बारे में क्या कहता है, कि डिडक्शन के बारे में वो क्या बोल रहा है। तो इन्होंने ये कहा है कि सेक्शन 8 से लेकर के 13 तक के जो प्रोविजंस हैं वो बताते हैं कि डिडक्शन कितने तरीके से हो सकता है, किन किन रूपों में हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल रूल। मैंने आपको बता दिया सेक्शन 7 क्या कहता है। अब उसके बाद डिडक्शन किन किन रूपों में हो सकता है, सेक्शन 8 में ये कहा गया है वो फाइन्स के रूप में हो सकता है। फाइन लगाया जाता है आपके ऊपर, ठीक है, एज अ पेनल्टी लगाया जाता है। तो ये कहता है फाइन के लिए कहा गया है सेक्शन 8 में कि नो फाइन शैल बी इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन सेव इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्ट और ओमिशन ऑन हिज पार्ट एज द एम्प्लॉयर विद द प्रीवियस approval of the state government or the prescribed authority may have specified by a notice। ये कहते हैं कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के वेजेस में से डिडक्शन फाइन के रूप में तब तक नहीं कर सकता जिसके लिए उस फाइन के लिए कोई स्टेट गवर्नमेंट या उसकी कोई ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा कोई नोटिस ना दिया गया हो। आ रही है बात समझ में? उसके अलावा कहता है वो जो नोटिस है वो स्पेसिफाई किया जाना चाहिए और उसमें उस फाइन का बकायदा स्पेसिफिकेशन होना चाहिए कि किस प्रेस्क्राइब्ड मैनर में ये फाइन काटा जाएगा और किस तरीके से इसे लागू किया जाएगा। ये चीज सारी क्लियर होनी चाहिए उस नोटिस में। उसके साथ में ये कहते हैं नो फाइन शैल बी इम्पोज्ड ऑन एन एम्प्लॉयड पर्सन अंटिल ही हैज बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज अगेंस्ट द फाइन एंड हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 15 ईयर्स। कहते हैं अगर उस एम्प्लॉयड पर्सन ने उस फाइन के अगेंस्ट में कोई रीजन बता दिया है
उसे अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए और उसके लिए कोई कॉज बता दिया गया है तो कोई भी फाइन उस पर लागू नहीं होगा। सेकंड चीज, अगर 15 साल से कम उम्र का एम्प्लॉयड बंदा है तो भी उसके ऊपर कोई फाइन के रूप में डिडक्शन उसकी वेज से नहीं किया जाएगा। आ रही बात समझ में? तो सेक्शन 8 ने बहुत कुछ कह दिया है। इसके अलावा ये कहता है जो फाइन का टोटल अमाउंट होगा वो 1 वेज पीरियड में भी लागू किया जा सकता है और इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो जनरली ये कहा जाता है कि एक पूरे वेज पीरियड में 3% से ज्यादा फाइन नहीं लगाया जाना चाहिए और इसे इंस्टॉलमेंट फॉर्म में लागू किया जा सकता है या फिर 60 दिन की एक्सपायरी होने से पहले पहले इसे लागू किया जा सकता है, ऐसा इसके लिए कहा गया है। अब आ जाते हैं सेक्शन, आगे बढ़ रहे हैं 9 पे। वो कहते हैं ये तो हो गया फाइन्स की बात। एक और बात कही है कि कुछ कटौतियां की जा सकती है। एक तो फाइन के रूप में हो सकती है वेजेस में कटौती और एक होती है डिडक्शन के फॉर्म में। तो डिडक्शन के फॉर्म में कैसे हो सकती है उसके लिए सेक्शन 9 ने कहा है एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी। अगर कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी पे एब्सेंट है, अनुपस्थित है, तो फिर उसके लिए भी कुछ डिडक्शन है जो उसके वेजेस में से किए जाएंगे। तो वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो 1936 है उसका सेक्शन 9 ये कहता है अगर कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी से एब्सेंट है तो ऐसे एम्प्लॉयड पर्सन के लिए जिस जगह पर वो जॉब करता है, जिस भी वर्क प्लेस पर वो है, तो उसे वहां काम पर होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में क्या रेशियो है, उसके होने और ना होने के बीच में क्या रेशियो है, ये चीज नोटिस किया जाना चाहिए। तो ये कहते हैं अगर वो व्यक्ति ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में है तो या पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में है तो उस वर्क प्लेस में उसका होना सुनिश्चित हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो मोबाइल फॉर्म में है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर एक व्यक्ति बिना किसी नोटिस के अपने वर्क प्लेस से गायब रहता है तो हम ये मानते हैं कि वो डिडक्शन वाजिब है। वो डिडक्शन उसकी एब्सेंट ऑफ ड्यूटी से संबंध रखता है और उस ऐसा डिडक्शन वाजिब है। तो इसके लिए भी ये कहा गया है कि डिडक्शन ऑफ ऑल फुल डेज वेज वुड नॉट बी अनजस्टिफाइड और इलीगल। इसे हम इलीगल नहीं कहेंगे अगर वो अपने काम पर नहीं आता है, विदाउट नोटिस होता है। अगर विद नोटिस है तो हम डिडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन विदाउट नोटिस है तो वो डिडक्शन हो जाएगा। इसके अलावा ये कहते हैं जो सेक्शन 10 है वो कहता है डैमेजेस और लॉसेस के लिए कुछ डिडक्शन किया जा सकता है। यानी कोई काम करते समय उससे कोई नुकसान हो गया है, ऐसे में उस नुकसान की भरपाई उसके मनी का या तो डिडक्शन करके या कुछ मनी का कस्टडी करके ही की जा सकती है। वो उस चीज के नुकसान से के अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकती। सेक्शन 10 ये कह रहा है जिस चीज की नुकसान हुआ है उसकी जो वैल्यूएशन है उससे ज्यादा कभी भी भरपाई उसकी नहीं हो सकती। और ये यहाँ पे एक और भी चीज कही गई है कि अगर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन है ऑन अकाउंट ऑफ एनी रिबेट्स और रिफंड इनकरेक्टली ग्रांटेड बाय द एम्प्लॉयड पर्सन, कहते हैं अगर रेलवे डिपार्टमेंट में कुछ चीजों का रिबेट दिया गया है तो वो भी इसमें कंसीडर किया जाएगा। अब सेक्शन 11 ये कहता है हाउस एकोमोडेशन के लिए। हाउस एकोमोडेशन का मतलब है किसी अगर एम्प्लॉयड पर्सन को अगर एम्प्लॉयर ने कोई हाउस एकोमोडेशन यानी घर पर रहने की जगह वगैरह जो दी है तो उसके लिए अगर वो चार्ज कर रहे हैं तो वो चार्जेस अगर वो मनी फॉर्म में नहीं देता है तो भी वो वेजेस में से कटौती के रूप में काट लिया जाएगा। जैसे कि हाउस अलाउंसेस वगैरह होते हैं, एचए कहते हैं जिसको, हाउस अलाउंसेस, तो वो इसमें से काटे जाने का प्रावधान है सेक्शन 11 के लिए। अब बात करते हैं सेक्शन 12, ये कहते हैं रिकवरी ऑफ एडवांस। कोई चीज की अगर एडवांस में उसने लिया हो, मान लीजिए जो मजदूरी उसकी बनती है उस मजदूरी से भी ज्यादा उसने एडवांस में कोई पेमेंट उठाया है तो उसकी रिकवरी भी उसके वेजेस में से कटौती करते हुए की जाती है, ऐसा सेक्शन 12 ने कहा है। तो सेक्शन 12 ने कहा है कि यदि कोई एम्प्लॉयड पर्सन अपने एम्प्लॉयर से कोई अमाउंट, एक सम ऑफ अमाउंट पहले एडवांस में ले लेता है, मान लेते हैं कोई फैमिली रीजन है या कोई ऐसा रीजन है उसके लिए वो कुछ एडवांस उठा लेता है, 2-3 महीने की तनख्वाह मान सकते हैं, 1 महीने की तनख्वाह मान सकते हैं, जो भी कुछ है वो अगर उठा लेता है तो इसकी कटौती भी उसके वेजेस में से की जाती है। ये सेक्शन 12 ने कवर किया है। आगे की बात करते हैं सेक्शन 13 ये कहता है पेमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अगर कोई सोसाइटीज हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं
वो अगर वहां पे उनको पेमेंट करना है तो उसके लिए भी उसका डिडक्शन जो उसके पेमेंट वेजेस में से किया जाता है। तो सोसाइटी वो ऐसी होनी चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अप्रूव्ड हो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर वह स्कीम ऑफ इंश्योरेंस से मेंटेन की जाती हो, या इंडियन पोस्ट ऑफिस से मेंटेन की जाती हो, या फिर ऐसा जिसके लिए रिटर्न ऑथेंटिकेशन चीज़ों का हो, या LIC के तहत कोई प्रीमियम वगैरह का कोई कटौती वगैरह हो, तो ऐसे में वो वेजेस में से कटौती की जा सकती है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, राइट। इसके अलावा एक और बात है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई लोन लिया है, कर्जा लिया है उस ऑर्गेनाइजेशन से, तो उस लोन के इंटरेस्ट फॉर्म में जो पैसा कटेगा वो भी उसके वेजेस में से ही कटेगा। तो ये सारी चीजें सेक्शन 7 से लेकर के 13 तक में कहा गया है। इसके आगे एक और जो चीज है, ये कहते हैं कि कोई और दूसरा डिडक्शन अगर जो बाकी रह जाएगा वो भी इसी में कवर किया जाएगा, इन्हीं हेड्स के तहत कवर किया जाएगा। और इन सारी कटौतियों का, इन सारी चीज़ों का जो रजिस्टर होगा या जो वो रिकॉर्ड होगा, उसको मेंटेनेंस का काम सेक्शन 13A में किया जाएगा। सेक्शन 13A में किया जाएगा, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्ड एंड रिकॉर्ड्स। तो उसमें क्या किया जाता है, हर एम्प्लॉयर का उसमें एक रजिस्टर बना करके उसमें एंट्री की जाती है और बताया जाता है कि वो कौन सा काम करता है, उसने कितना उसका वेजेस है, उसने कब कौन सा उसका डिडक्शन हुआ था, उसकी रिसिप्ट उसको जो दी गई है उसका कोई पर्टिकुलर नंबर वगैरह उसमें मेंशन किया जाता है। और हर रजिस्टर में रिकॉर्ड में रिक्वायरमेंट होता है कि हर सेक्शन उसमें कोट किया जाए, किस सेक्शन के तहत उसका ये डिडक्शन किया गया है। ये सारी चीज़ों का उसमें जो कहना चाहिए जो मेंटेनेंस है इस रजिस्टर का बहुत ही प्रॉपरली किया जाता है, ताकि इस रजिस्टर को देखने से ये पता लगाया जा सके कि इस व्यक्ति के वेजेस में से किस किस सेक्शन के अंडर में जो कटौतियां की गई है वो कैसे की गई है, कहीं वो अनरीजनेबल या अनऑथोराइज तो नहीं है। इस चीज को भी चेक करने में ऐसे रजिस्टर बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो 1936 का है उसके सेक्शन नंबर 7 से लेकर के 13 तक की बात आज की क्लास में समझा दी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये क्लास समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। थैंक यू।